संसद की शक्ल बदलने के लिए केंद्र सरकार जो कवायद कर रही थी वो सफल नहीं हो सकी। महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन में संसद में कल से चर्चा हो रही थी। आज इस बिल को उम्मीद थी केंद्र सरकार को कि यह पास हो जाएगा, लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए जो 2/3 बहुमत था वो सरकार को नहीं मिला। इस तरह मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी 2029 से महिला आरक्षण को अमल में लाने की, अब उस पर फिलहाल पानी फिरता दिख रहा है। साथियों से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है इस बिल के गिरने की। मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो टाइमिंग है और डिलिमिटेशन की जो बात हो रही है उसको लेकर विपक्षी दलों का विरोध था। आप लोग क्या मानते हैं? सबसे पहली बात तो मैम यही है कि परिसीमन को लेके ही सबसे बड़ा विवाद रहा, क्योंकि हर बार यही कही गई बात कि अगर आप आरक्षण देना ही चाहते हैं तो जो सीटें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं में ही दें। आप उस हिसाब से नहीं कि हम सीटों की संख्या बढ़ाएंगे और जिस तरीके से डिलिमिटेशन के बाद सीटों की संख्या 800 से ज़्यादा होगी, उसके बाद जो सीटें बढ़ेंगी उनमें आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रोड़ा था। और दूसरी बात, जैसे कल अखिलेश यादव ने कही थी कि वो आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की मांग कर रहे थे, जिसको लेके उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को और ओबीसी को उसमें अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो जो महिलाओं में भी डिवीज़न करने की जो कोशिश की गई उसमें विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सफल रहा। और एक जो साउथ के जो राज्य है उनको ये लगा कि भाई परिसीमन को लेके कि ऐसा ना हो कि उत्तर भारत का वर्चस्व बढ़ जाए और इतनी ज़्यादा संख्या सीटों की उत्तर भारत में बढ़ जाएगी कि वो उनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा राजनीतिक में। तो वो एक अलग थलग तौर पे जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का जो बंटवारा था, एक वो बंटवारा जो दिखता हुआ वो एक बिल को जो पास नहीं हो पाने की वजह बना। मुझे यहाँ पर एक विपक्षी एकता भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से कांग्रेस, सपा और कई पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही थी। मेन मुद्दा था कि परिसीमन आपको यदि करना है, महिला आरक्षण देना है तो जो 543 सीटें हैं उसी में दे दीजिए, अलग से परिसीमन करने की क्या ज़रूरत है। परिसीमन की टाइमिंग को लेकर सवाल। बिल्कुल, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें से अभी आप देखें तो पश्चिम बंगाल सबसे अहम बन जाता है ऐसे में। महिला वोटर बहुत ज़्यादा हैं और सरकार कहीं ना कहीं भाजपा चाहती कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आए, और इस वजह से ये टाइमिंग अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और जब परिसीमन की बात थी तो परिसीमन जनगणना हो जाने दीजिए, उसके बाद करिए, विपक्ष का ये कहना है। लेकिन सरकार चाहती कि अभी इसी मौके पर महिला आरक्षण लागू हो, परिसीमन हो, जबकि विपक्ष का कहना ये है कि जब 2023 में महिला आरक्षण भी लागू हो चुका है, अधिनियम आ गया है, तो आप उसी आधार पर सीटें आवंटित करिए ना, आपको नया क्यों करना है? ठीक बात है। सवाल यही था कि आखिर सरकार जल्दी में क्यों है, और जब 2019 पहले तय था कि जो 2034 तक शायद महिला आरक्षण होता, चूँकि परिसीमन होना था, अभी जनगणना होनी थी। लेकिन अभी जो महिला आरक्षण का जो परिसीमन का आधार बनाया जा रहा था वो 2011 का जनगणना था। लेकिन जनरली क्या हुआ था ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, उन्होंने कहा कि 25 साल के लिए हम जो है लोकसभा में संख्या जो सीटों की बढ़ाने की बात जो थी वो बात 2026 पे आके अटकी हुई है, फ्रीज कर दी गई थी। 26 आ चुका है, जहाँ पे आपको विधानसभा, लोकसभा और जो भी चीज़ों में जो संख्या बढ़ाई जाएगी बढ़ी हुई आबादी के आधार पर, वो बदलाव करना भी है। तो सरकार एक तीर से 2 निशाने साधना चाह रही थी, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। नहीं तो अगर वो पहले ही करते कि भाई जनगणना हो जाने देते और उसका आधार जो नई जनगणना होती, जो डिजिटल आधार पे अब होने वाली है, शुरुआत भी हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो उसके परिणाम के आधार पे करते तो रास्ता बड़ा आसानी से निकल सकता था। लेकिन अभी चुनावी गहमा गहमी के बीच वो जो महिला वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिश, क्योंकि दीदी का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है खासकर बंगाल में वो महिला वोटर है, और महिला वोटर के भाई आप अगर महिलाओं के साथ हैं तो महिला आरक्षण का विरोध क्यों कर रही हैं, उनको उसके अलग खड़ा करने की जो कोशिश थी तो वो कोशिश में उसमें सफल रहे हैं। इसलिए विपक्षी दलों का ये आरोप भी था कि महिला के नाम पर आप मनमाने ढंग से डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, महिलाओं के नाम पर, महिला आरक्षण देने के नाम पर। बिल्कुल, आप देखिए कि जब ये बिल आया तो उसके बाद सबसे ज़्यादा विपक्ष का ही इस पे विरोध रहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा विपक्ष ने कि हम महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम इसमें परिसीमन के खिलाफ हैं हम। और लेकिन जब अभी वक्तव्य आप सुनेंगे अमित शाह जी का, तो उन्होंने साफ कर दिया कि किंतु परंतु की तरह कहीं ना कहीं ये अटकाने की ही कोशिश है। उन्होंने परिसीमन का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया कि 1971 में किस तरह से सीटें बढ़ाई गई थी, 525 से 545 की गई, उसके बाद उस पर रोक लगाई गई, फिर से 2026 तक के लिए उस पर फ्रीज कर दी गई थी सीटें। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चुनाव का समय है और सभी को वोट चाहिए, सभी को मतदाताओं को लुभाना है।
और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि तमिलनाडु में किसके पक्ष पे वोटर्स जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष एक अलग सिनेरियो खड़ा करने में कहीं ना कहीं सफल हुआ कि दक्षिण और उत्तर के बीच में भेदभाव करने की जो कोशिश थी, कवायद थी, वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। लेकिन सरकार ने अपने तरफ से एक बात ज़रूर स्पष्ट की कि इस पे जो है परसेंटेज का जो मसला है, अगर परिसीमन होता भी है तो जो एक परसेंटेज है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, बल्कि आपको एक्स्ट्रा ही जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का भी था कि कुछ भी नहीं बदलने जा रहा है, आप गुमराह किया जा रहा है। अमित शाह ने भी कहा। लेकिन एक बात और भी है ना, जैसे कि जैसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपने जो समर्थक दल हैं उनको ही फेवर में नहीं लिया, क्योंकि जितनी सीटें जितने वोट पड़े हैं वो उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरीके का संविधान संशोधन लेके आते हैं तो आप उसके पहले मीटिंग करते हैं, आप जो है बहुदल सब सारे दलों के साथ बैठते हैं और चाहते हैं कि हमको पक्ष में लें। बात रणनीति में चूक की नहीं है, ये जानबूझ के की हुई गलती है, रणनीतिक चूक है ये, तो ये चुनावी खेल जो दिखता है तो मुश्किल है। रणनीतिक चूक कहीं हुई है कि दलों के बीच तालमेल नहीं बिठा, या एक हो सकता है। देखिए रणनीतिक चूक मैं इसलिए नहीं मानता, देखिए अगर कल ये बात कह दी प्रियंका गांधी ने कि अगर आज चाणक्य भी होते तो आपके सामने उनसे तुलना करने वाली बात जो उन्होंने कही, तो रणनीतिक तौर पे ये भूल बीजेपी करी नहीं। या तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि वो चाहते थे कि ह्यूमन रिजर्वेशन बिल पास अभी ना हो, विपक्ष को हम उलझाएं, क्योंकि दो चीज़ें, जातिगत जनगणना भी है, महिलाओं की जनगणना भी है, और वो सब चीज़ें जनगणना के बाद ही होगी, और जो भी डेटाबेस होगा नया जो होगा उसके आधार पे ही चीज़ें लागू होनी है। तो जब तक ये चीज़ें हुई नहीं है तो उसको अधर में लटकाने में ही अगर बीजेपी को फ़ायदा होता दिख रहा होगा, तो बीजेपी अपने जो चाल में सफल रही है, भले ही विपक्ष को आज ऐसा लग रहा हो कि हमने बिल गिरा के एक जो है बड़ी जीत हासिल कर ली है, तो ये भी एक उनकी गलतफहमी साबित हो सकती है। थोड़ी देर में तस्वीर साफ ही हो जाएगी कि किसने इसके पक्ष में वोट डाले हैं, किसने नहीं डाले हैं, ये सब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल संसद से जो तस्वीर आ रही है उसमें यही है कि जो बीजेपी के सांसद हैं वो इस संविधान संशोधन बिल गिरने की वजह से बहुत ही नाराज़ हैं। महिला सांसदों का गुस्सा देखा जा रहा है, बीजेपी के महिला सांसदों का। इस पर हम और भी अपडेट लेकर आपके पास आएंगे ज़रूर। आप तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।